अस्सलाम वालेकुम। मिस्टी का आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हम आज देखेंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल के बाद हम उसके मेथड देखेंगे कि किस तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को हम इस्तेमाल करके हम उससे आइसोटोप्स के जो मैसेज होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, उनके एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैसेज होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी सैंपल के अंदर से हमें ये नहीं पता कि उसके कितने आइसोटोप्स हैं, तो वो भी हम इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीट्री और एक है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। जो ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, लेकिन किस बेस पे सेपरेशन करेंगे आइसोटोप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। हम आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैस की बेस पर सेपरेट करेंगे। उसके बाद आ जाता है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिड स्टेट, कि वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनकी मदद से हम उनको सेपरेट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है उसका मेथड क्या है, हम उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, किस तरह हम उसको इस्तेमाल करके आइसोटोप्स के मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, हम वेपराइजेशन देखेंगे, फिर आयोनाइजेशन, एनालाइजर, इलेक्ट्रोमीटर और लास्ट पे जाके हम देखेंगे डिटेक्टर। आइए सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल क्या है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल ये है कि हम सबसे पहले जो हमारा सैंपल है उसको वेपराइज करेंगे, वेपराइज करने के बाद आयोनाइज किया जाएगा, आयोनाइज करने के बाद जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनका हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक मैस टू चार्ज रेशो होगा। अब उस मैस टू चार्ज रेशो की मदद से हम उनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल है। लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास एक ग्राफ की शक्ल में आएगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। जो एक्स एक्सिस होगा उसमें हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो हमारा सैंपल है उसमें कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं, और जो वाई एक्सिस होगा वो हमें बताएगा इस आइसोटोप्स की कितनी परसेंटेज, कितनी अबंडेंस जो है इस सैंपल के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमने देखना है कि सबसे पहले इसका जो मेथड है वो है वेपराइजेशन चैम्बर। तो जैसे नाम से जाहिर हो रहा, इस चैम्बर में हमने क्या करना है, हमने जो हमारा सैंपल है उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देना है। वेपर्स में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उस चैम्बर का जो प्रेशर होगा वो हमें काफी लो रखना है। कितना उसका प्रेशर रखना है, 10⁻⁻7 टॉर से लेकर 10⁻⁻6 टॉर बहुत लो प्रेशर है। लो प्रेशर रखने की एक वजह ये है कि जो हमारा जो सैंपल है जब वो आयोनाइज होता है या वो गैस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में आयोनाइज होगा तो उसको हिंड्रेंस कम से कम हो, इस वजह से प्रेशर जो है वो काफी हद तक लो रखा जाता है। सेकंड चैम्बर आ जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर। इस चैम्बर में हमें क्या करना है, जो हमारा सैंपल है उसको आयोनाइज किया जाएगा। आयोनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो किसी सैंपल के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे तो उससे कोई भी जो सैंपल है वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होकर हमारे पास पॉजिटिव आयंस बनेंगे। हर पॉजिटिव आयन जो हमारे पास बनेगा हर एक की मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी। किस पे डिपेंड करेगा, जितने उसके आइसोटोप्स होंगे हर एक की जो मैस टू चार्ज रेशो है आइसोटोप्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा एनालाइजर। एनालाइजर में हम क्या करते हैं, जैसे वो यहाँ पे बता रहे हैं, इसमें सेपरेट किया जाता है आयंस को मैस टू चार्ज रेशो की मदद से। हम चार आयन जो हमारे पास आयंस होते हैं उनको मैस टू चार्ज रेशो की मदद से हम सेपरेट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे।
एनालाइजर के अंदर हम दूसरे नंबर में हम ये करेंगे एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब है कि आइंस की स्पीड को थोड़ा सा तेज कर देंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्लिट्स होती हैं, स्लिट ए, स्लिट बी, स्लिट सी, स्लिट डी और लास्ट पे स्लिट ई होता है। एंड पे डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो स्लिट ए और स्लिट बी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं। स्लिट बी और स्लिट सी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम दिया जाता है। स्लिट सी और डी के दरमियान आयन एक्सेलरेशन चैम्बर होता है। और लास्ट पे मास एनालाइज़र यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की जाती है। स्लिट ए और बी के दरमियान हीटिंग कॉइल्स होती हैं, हीटिंग फिलामेंट्स होते हैं। इसका काम है सैंपल को हीट करना, वेपराइज़ करना। स्लिट बी और सी के दरमियान इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल की जाती है। स्लिट सी और डी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे आयन एक्सेलरेशन चैम्बर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, जो स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल, जो कि टाइम्स की स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और मास एनालाइज़र में मैग्नेट यूज़ करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ये सैंपल को, आइंस को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने में हेल्प कर वर्किंग की तरफ। वो हमारा जो सैंपल है उसको इनलेट की मदद से इंसर्ट किया जाता है। ये हीटिंग फिलामेंट के पास जब चला जाता है तो हीटिंग फिलामेंट इसे हीट प्रोवाइड करके जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसे वेपराइज़ करके वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जब स्लिट बी से पास होकर इलेक्ट्रॉन गन में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन का काम ये होता है कि इसने हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करवानी होती है, जिससे केटाइंस बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर केटाइंस बन जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो करंट होती है, जो एनर्जी होती है, वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना इसका पोटेंशियल होता है। इससे जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उसे स्लिट सी से गुजारा जाता है। स्लिट सी के बाद स्लिट सी और डी के दरमियान में इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, सेकंड वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, थर्ड वाला मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन इलेक्ट्रोड्स का काम ये होता है कि इसने आयंस को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देना होता है। डी स्लिट से जब सैंपल पास होता है तो मास एनालाइज़र में जाके मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट का काम इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना होता है। जब इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है तो मास टू चार्ज रेशो की बेस पे सैंपल सेपरेट हो जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा वो पहले चला जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो लास्ट पे जाके डिटेक्ट होगा। डिटेक्टर उसे एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर के पास भेजेगा जो इसे एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफायर के बाद उसे स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो हमें मास स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इस तरह मास स्पेक्ट्रम जो है वो एक ग्राफ शो करेगा, जिससे एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स और वाई एक्सिस पे हमें परसेंटेज अबंडेंस जो है वो हमें पता चला। ये था मास स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट और वर्किंग का कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जैसे ये हमारे पास सैंपल है, जो हम यहाँ पे सैंपल यूज करेंगे वो हमारे पास है नियोन का। नियोन के सैंपल को 3 लाख की मदद से, इसकी मदद से अंदर दाखिल किया जाएगा। जब नियोन का सैंपल यहाँ पर अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फिलामेंट है, फिलामेंट हीटेड फिलामेंट है। इसने क्या करना है, इसको हीट अप कर देना है। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो यहाँ से निकलकर इस सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करवाई जाएगी। जब सैंपल के ऊपर इसको स्ट्राइक करवाया जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारा जो सैंपल है उसको आयोनाइज कर देगा, उसको आयंस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ग्रिड। हमारे पास ये एक ग्रिड है, जैसे एक जाली होती है उसी तरह नेट किस तरह होता है, उसी तरह ये हमारे पास एक ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं, होल्स मौजूद हैं। इसको क्या किया जाता है, इसको करंट प्रोवाइड किया जाता है। कितना करंट प्रोवाइड किया जाता है,
500 टू 2000 वोल्ट करंट इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो सैंपल में आयंस बने हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ग्रिड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से हमें ये फायदा होगा कि जो पॉजिटिव आयंस है वो रश करेंगे, स्पीड अप होकर नेगेटिव ग्रिड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट ये हमने दो स्लिट्स रखी हुई है, इनकी मदद से क्या किया जाएगा कि जो सैंपल है उसको एक वे के अंदर से, मोनोक्रोमैटिक वे के अंदर से स्मॉल होल की मदद से नेक्स्ट आगे गुजारा जाता है। जब हमारा जो सैंपल जो आयोनाइज होगा, पॉजिटिव आयन को इस ग्रिड में से पास होके, स्लिट में से पास होके आगे मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक प्लेट्स रखी हुई है। मैग्नेटिक प्लेट्स को ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम A से जाहिर कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये सैंपल के जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए वो यहाँ से आगे मैग्नेटिक प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक प्लेट से क्या करना है, इस सैंपल्स को इस तरह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाना शुरू कर देना है। जैसे ही ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर पॉजिटिव आयन है जिनका मास टू चार्ज रेशियो कम होगा वो सेंटर में आ जाएंगे और जिनका मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगा वो साइडों पर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास नेक्स्ट है कलेक्टर है या डिटेक्टर है। ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर क्या करेगा, ये जो आयंस आए हैं ये इसको कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का काम ये है कि जैसे ही जो यहाँ पर आयंस हैं ये आकर उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे वो थोड़ा सा करंट जनरेट करेगा। करंट जनरेट करने डिपेंड करेगा कि आयंस जो है उनकी कितना मास टू चार्ज रेशियो है और कितनी फोर्स के साथ वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा। जितनी ताकत के साथ वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा उतना यहाँ पर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ आयंस, आयंस को हमने यहाँ पर एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेट जब हमने किया तो यहाँ पर हमने उसको इतना 500 टू 2000 वोल्ट हमने उसको करंट प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जिसकी मदद से वो तेजी के साथ मूव करेगा। यहाँ पर हमने देखा डिफ्लेक्शंस ऑफ आयंस होगी। पॉजिटिव आयंस आर पास्ड थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज ऑन द बेस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। कहता है कि मास टू चार्ज रेशियो की मदद से हम क्या करेंगे, इनको ये जो आयंस हैं उनको हम जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजार रहे होंगे तो मास टू चार्ज रेशियो की मदद से ये क्या करेगा, खुद को सेपरेट कर लेगा। खुद को सेपरेट करने के बाद ये अलग अलग होने के बाद आयन कलेक्टर के ऊपर जाके ये स्ट्राइक करेंगे। आयन कलेक्टर, उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, जैसे ही उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा वो करंट प्रोड्यूस करवा देगा। डिटेक्टर क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो सैंपल रहा ये जैसे ही इसके साथ जाके स्ट्राइक करेगा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और बाद में उसे एम्पलीफाई करके एक ग्राफ की शक्ल में हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मास टू चार्ज रेशियो इक्वल हो जाएगा a² × r² ओवर 2e। यहाँ पर m ओवर e मास टू चार्ज रेशियो है, a क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और r क्या है, ये जो हमारे पास आयंस है ये कितने रेडियस के साथ यहाँ पर आके कलेक्टर के ऊपर, आयन कलेक्टर के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे, ये उसका यहाँ पर रेडियस आ जाएगा कि कितना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद ई जो है, ई हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ, जो हमने यहाँ पर करंट जो है वो हमने यहाँ पर इसको दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ई से जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहते अगर हम इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कहते अगर हम एज को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी एज को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ई क्या हो जाएगा, ई इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ये पूरा जो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको अगर बैलेंस रखना है
अगर हमने इसको इक्वल रखना है तो अगर हम एज को इंक्रीज करते हैं तो ई भी साथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर ई इंक्रीज होता है तो जो रेडियस है आर का वो चेंज हो जाएगा, आर का रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ई को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर जो रेडियस बनेगा उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ताकि दोनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ टू चार्ज रेशो का इफेक्ट है रेडियस के साथ। मैथ टू चार्ज रेशो जितना ज्यादा होगा आर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद हम जब ये रिजल्ट को हासिल कर लेंगे तो रिजल्ट जो है हमारे पास इस तरह अगर ग्राफ की शक्ल में आ जाता है, तो हमारे पास एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा इसके ऊपर जितनी ये हमारे पास लाइन शो होगी, जितनी हमारे पास स्पाइक शो होगी, उसका मतलब ये है कि इस सैंपल के अंदर 3 लाइंस हैं, इसका मतलब है इसके अंदर 3 आइसोटोप्स जो है वो मौजूद है। और इनकी जो पीक है वो जाहिर करेगी, इसकी जो लेंथ है वो जाहिर करेगी कि इस सैंपल के अंदर इस आइसोटोप का कितना परसेंटेज मौजूद है। तो ये दो चीजें हमें ये ग्राफ बताएगा, एक्स एक्सिस बताएगा कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, और वाई एक्सिस जो है वो बताएगा कि किसकी अबंडेंस, किसकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ग्राफ आएगा, हमने इस ग्राफ को क्या करना है, कंपेयर करना है कार्बन के 12 आइसोटोप के साथ। कार्बन का जो 12 नंबर आइसोटोप है, हमने क्या करना है, ये सारा प्रोसेस कार्बन के 12 नंबर आइसोटोप के साथ रिपीट करना है। उसका भी इसी तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद हैं। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल के अंदर से उसके आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं, उन आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मैसेज जो है हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद तो ये था आज का हमारा टॉपिक मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी, प्रिंसिपल देखा, और ये पूरा प्रोसेस जो था ये हमने देखा कि इस तरह ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपका मेरा